अब हम पढ़ रहे हैं धातु के अगले गुण के बारे में। धातु में जो अगला गुण होगा वो कौन सा होगा। अभी तक हमने पढ़ा इनमें तन्यता गुण होता है, आघात वर्धनता गुण होता है, ओस्मा के चालक होते हैं, ये कठोर अवस्था में होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ये मुलायम होती है। एकमात्र धातु है जो मरकरी, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं हम इनके घनत्व के बारे में। किसके बारे में बात करें? घनत्व के बारे में। तो जो भी सभी धातुएं हैं या जो सभी धातुएं होती हैं उनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। अब घनत्व अधिक होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनका गलनांक होगा। घनत्व अधिक है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनका घनत्व अधिक है तो गलनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। घनत्व अधिक है तो गलनांक भी अधिक होगा। तो सभी धातुओं का है ना घनत्व और गलनांक दोनों अधिक होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अलग चलने वाले होते हैं। तो बात कर रहे हैं कि जो घनत्व सभी धातुओं का अधिक होता है, गलनांक सभी धातुओं का अधिक होता है, तो इनमें जो अलग चलने वाले कौन कौन से हैं? तो इनमें जो अलग चलने वाले की बात करें तो एक तो सोडियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? सभी धातुओं का गलनांक अधिक होता है, घनत्व भी अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक क्या होता है? कम होता है। घनत्व और गलनांक क्या होता है? कम होता है। किनका? सोडियम और पोटेशियम का। बाकी सभी धातुओं का घनत्व और गलनांक अधिक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे धान्विक, जो एक गुण पाया जाता है धान्विक। अब इस धान्विक शब्द का अर्थ या तात्पर्य क्या है? धान्विक शब्द का जो तात्पर्य होता है, जो अर्थ होता है, वो ये होता है कि किसी भी पदार्थ को हम किसी ठोस पदार्थ से मारने पर या उसको पीटने पर क्या हो? आवाज उत्पन्न हो। किसी भी पदार्थ को हम किसी ठोस पदार्थ से मारे तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है या आवाज उत्पन्न होती है, वो गुण क्या कहलाता है? धान्विक गुण कहलाता है। तो हम बात करेंगे धान्विक गुण। तो धातु में क्या होता है? धान्विक गुण पाया जाता है। किसमें? धातु में धान्विक गुण पाया जाता है। धातु में धान्विक गुण पाया जाता है क्योंकि हम किसी भी धातु को किसी ठोस पदार्थ से पीटते हैं तो एक आवाज उत्पन्न करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? धान्विक गुण। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु में धान्विक गुण पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे धातु ऑक्साइड की। अब ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्साइड के बारे में बताते हैं। धातु को ऑक्साइड से पहले हम आपको ऑक्साइड के बारे में बताते हैं कि कोई भी पदार्थ, हमने कोई भी पदार्थ लिया, कौन सा पदार्थ लिया? हमने कोई भी एक पदार्थ ले लिया कि हमने कॉपर लिया। ठीक है। कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो एक नया उत्पाद बनेगा। जब कोई भी पदार्थ किसी एक दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बनेगा। तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्साइड कहलाएगा। कौन सा ऑक्साइड कहलाएगा? धातु ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है। कॉपर क्या थी? एक धातु थी जिसने ऑक्सीजन के साथ एक क्रिया की और क्या बनाया? धातु ऑक्साइड। तो हम बात करें इनके जो ऑक्साइड की, वो क्या कहलाएंगे? धात्विक ऑक्साइड। क्या कहलाएंगे? धात्विक ऑक्साइड। अब ये धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? हमने बोला कि जो ऑक्सीजन के साथ कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ एक क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। और ये धातु ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? धात्विक ऑक्साइड कहलाएंगे। अब बात करें धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होगी या प्रकृति कैसी होगी? तो इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इनकी प्रवृत्ति जो होगी, जो ऑक्साइड बनेगा ये क्षारक प्रवृत्ति का बनेगा। यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का बनेगा। किसका बनेगा? क्षारीय का। किसका बनेगा? क्षारक बनेगा। अब बात करें इसके बाद हम जो और बात करें कि जो धातु हैं ये तो हमारे एक नॉर्मल गुण हो गए। इनमें से 4-5 क्वेश्चन बन रहे थे ज्यादातर। अब बात करें इनके धातु के रासायनिक गुणधर्म की। किसकी बात करें? धातु के रासायनिक गुणधर्म। एक मिनट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इनको साफ करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म।
आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इतनी देर हम भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे थे जो एक नॉर्मल गुणधर्म होते हैं, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो धातु के रासायनिक गुणधर्म से क्या मतलब है कि जब धातु किसी अन्य पदार्थ से क्रियाएं करेंगे, जैसे ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, अम्ल के साथ, क्षार के साथ, तो ये क्या नया पदार्थ जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा और किस प्रवृत्ति का बनेगा, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि जब धातु वायु के साथ क्रिया करती है, किसके साथ? वायु के साथ। हम बात कर रहे हैं कि जब धातु है जो वायु के साथ क्रिया करती है तो क्या नया पदार्थ जो बनेगा वो किस प्रकार का पदार्थ बनेगा। एक बात बताऊंगा आपको मैं, वायुमंडल में माना कि जो वायुमंडल उसमें 100% गैसें होती है टोटल। ठीक है, इनमें से जो है वो 78% कौन सी होगी? नाइट्रोजन होगी। बच की जो जिनमें से 21% कैसी होगी? ऑक्सीजन होगी। कैसी होगी? ऑक्सीजन। और जो बच गया 1% वो अन्य सभी गैस होती हैं। एक बात बता दूं आपको, नाइट्रोजन एक अक्रियाशील गैस है। कैसी है? अक्रियाशील गैस है। कैसी है? अक्रियाशील गैस है। ऑक्सीजन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन क्रियाशील गैस है। कैसी है? क्रियाशील। अब जो बच गई वो, उनमें जो सभी गैसें बच रही है उनमें कुछ क्रियाशील है, कुछ अक्रियाशील है, कुछ धीरे धीरे क्रिया करती है। तो एक बात बताओ मेरे को आप, जब 78% गैस वाली, जो 78% गैस है नाइट्रोजन, वो अक्रियाशील है अर्थात किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती है, तो जो 21% जो गैस बच रही है क्रियाशील है, तो हम वायु में अगर किसी धातु की वायु उसके साथ क्रिया करवाएंगे तो किसके साथ क्रिया होगी? ऑक्सीजन के साथ होगी। किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि वायु में नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन कौन सी गैस है? अक्रियाशील गैस है। तो जो दूसरे नंबर पे गैस आएगी उससे क्रिया करेगी। कौन है दूसरे नंबर पे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। हम साधारण तरीके से, आप एक नॉर्मल तरीके से आपको बताते हैं, वायु के साथ क्रिया का मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना। वायु के साथ क्रिया का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना। और किसका क्रिया करना? धातु का। धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना या वायु के साथ क्रिया करना एक बात है। तो हम किसी भी धातु को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो किस पदार्थ का निर्माण होगा? उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? कौन कौन सी धातु किस अवस्था में उसके साथ क्रिया करेंगी और कौन कौन सी धातु इसके साथ क्रिया नहीं करेंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करें कि हम धातु की, हमने कोई एक धातु ली और उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी। एक धातु ली और उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी। धातु ली और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी अर्थात वायु के साथ क्रिया करवा दी। वायु के साथ। किसके साथ करवा दी? वायु के साथ। जब धातु और वायु की एक साथ क्रिया होगी तो एक ऑक्साइड बनेगा जिसका नाम होगा धातु ऑक्साइड। किसका निर्माण होगा? धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? धातु ऑक्साइड का। अब बात करें, कोई एक नॉर्मल बात हो गई है कि सीधे सा एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब धातु की वायु के साथ क्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा? तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? धातु ऑक्साइड का। क्या है क्वेश्चन कि जब धातु की वायु के साथ हम क्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होगा? धातु ऑक्साइड का। किसका होगा? धातु ऑक्साइड का। हम एक धातु ले लेते हैं कोई भी, हमने धातु ली कॉपर। क्या ले लिया? कॉपर। और इसकी क्रिया हमने किससे करवा दी? ऑक्सीजन के साथ। किससे करवा दी? ऑक्सीजन के साथ। तो एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। धातु क्या है? कॉपर है और ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन। क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। ये जो हमने समीकरण बना लिया है, रासायनिक अभिक्रिया का एक समीकरण बना लिया, इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो जो पदार्थ लिए उनके अणु दोनों तरफ समान होने चाहिए। इधर एक कॉपर है, इधर भी एक कॉपर है।
इधर दो ऑक्सीजन के दो अणु है, इधर एक ही अणु है। इधर दो अणु करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दो अणु कर देंगे। किसके, कॉपर ऑक्साइड के दो अणु कर लेंगे। तो इधर कॉपर के कितने अणु हो गए, दो। इधर कितना है, एक। तो ये हो जाएगा। इसका सारांश क्या है कि जब दो कॉपर के अणु एक ऑक्सीजन अणु के साथ क्रिया करते हैं तो दो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हो गया, जब दो कॉपर अणु एक ऑक्सीजन अणु के साथ क्रिया करते हैं तो दो ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया या धातु के साथ वायु की क्रिया। और निर्माण में क्या आया, ये धातु ऑक्साइड। क्या आया, धातु ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड आया, धातु ऑक्साइड। इसको धातु ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, धातु कौन सी थी अपने पास, कॉपर। किसके साथ क्रिया करवाई, ऑक्सीजन के साथ। क्या निर्माण हुआ, कॉपर ऑक्साइड। तो धातु क्या हो गई, कॉपर, और ओ का मतलब ऑक्साइड। तो किसका निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड का। किसका निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड का। अब बात करें कि वायुमंडल में तो गैस भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया क्यों कर रहे हैं, वायु क्रिया जो वायु के साथ क्रिया करवा रहे हैं उसमें। तो मैंने पहले बताया है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 1% अन्य गैसें पाई जाती है। मैंने कहा कि नाइट्रोजन जो गैस है वो अक्रियाशील गैस है। कैसी गैस है, अक्रियाशील। अब बात करें कि जो ये वायु के साथ जो क्रिया होगी, तो धातु मैंने पहले कहा था सभी धातुएं वायु के साथ अलग अलग प्रकार से क्रियाएं करती हैं। कुछ धातुएं नहीं करती हैं, कुछ धातुएं करती है। तो हम धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, हम वायु की जगह ऑक्सीजन शब्द यूज करेंगे। जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे, O2 के साथ क्रिया करवाएंगे, तो सभी धातुएं कैसी होगी, अलग अलग क्रिया करेंगे। कैसे करेंगे, अलग अलग क्रिया करेंगे। और वो अलग अलग क्रियाएं कैसे करेंगे, वो निम्न प्रकार से मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो हम बात करें कि जब नाइट्रोजन, पहला इसमें एक टॉपिक एक ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। जब हम सोडियम और पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, जब सोडियम और पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये अचानक से आग पकड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम की जब हम वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये पदार्थ अचानक से आग पकड़ लेते हैं। जैसे ही क्रिया होगी आग पकड़ लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन बनता है यही कि पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर इनको हम वायु में खुला रख देंगे तो ये आग पकड़ लेंगे। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में या केरोसिन में क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। मिट्टी के तेल या ऑक्सीजन में क्या नहीं, मिट्टी के तेल में क्या नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। इसलिए मैं सोडियम और पोटेशियम क्या नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, वो पदार्थ आग नहीं पकड़ेंगे। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि हम सोडियम और पोटेशियम के अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा। सोडियम और पोटेशियम के हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, आग पकड़ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां से कौन सा बनता है, दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। क्योंकि मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो वो आग पकड़ लेंगे, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। इसके बाद हम अगले गुण की बात करें। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम इसको अगले पार्ट, अगला जो धातु के साथ अलग अलग क्रियाएं कर रही हैं ऑक्सीजन के साथ धातु, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगले अभिक्रियाओं के बारे में कि ऑक्सीजन के साथ कैसे कौन कौन सी धातुएं किस प्रकार से अभिक्रियाएं करेंगे या किस पदार्थ से नए पदार्थ का नया ऑक्साइड बनाएंगे। अब इसके बाद हम बात करें कि जो होगा, एक तो मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक और Pv लेड। मैंने इनका प्रत्येक यूज कर रखा है। मैंने इसको यहां, मैं आपको फुल फॉर्म में लिख देता हूं कि Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम।
Mg का मतलब मैग्नीशियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Zn का मतलब जिंक और Pb का मतलब लेड या शीशा, लेड या शीशा। अब अगर किसी को प्रॉब्लम हो या समझ रहे हैं कि Mg, Al, Zn, Pb क्या है, तो वहां से देख लेना। Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक और Pb लेड। ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और शीशा है, ये जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, ये सभी जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, सभी अलग अलग करेंगे। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया ये सभी अलग अलग करेंगे। जब ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो इनकी क्रिया कैसी होगी? ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसे करेंगे? धीरे धीरे करेंगे। कैसे करेंगे? धीरे धीरे करेंगे। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसे करेंगे? धीरे धीरे करेंगे। ये जब ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करेंगे तो इनकी जो सतह होगी वो ही सिर्फ क्रिया कर पाएगी। धीरे धीरे क्रिया कर रहे हैं, इसके कारण है कि जो सिर्फ सतह होगी वो ही वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। तो इनकी जो धातु पर जो सतह है वो क्या होगी? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो इनकी सतह क्या हो जाएगी? ऑक्साइड हो जाएगी। इनकी सतह क्या हो जाएगी? ऑक्साइड हो जाएगी। ओनली सिर्फ सतह ऑक्साइड होगी। अंदर देखेंगे तो सिर्फ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसा था वैसा रहेगा। तो इनके जो धातु है वो कैसे हो जाएंगी? ऑक्साइड। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी ये 4-5 धातु है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो इन पे जो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ये धीरे धीरे क्रिया करेगी। धीरे धीरे क्रिया करेगी तो इनकी सतह पर जो सतह है वही सिर्फ क्रिया कर पाएगी, जिससे वो उनकी सतह कैसी हो जाएगी? ऑक्साइड हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं इनकी सतह पर क्या हो जाएगा? इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करें कॉपर की। जब कॉपर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा? तो जब कॉपर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो एक कॉपर का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा। आपने देखा हो कई बार कई आभूषण समय के साथ धीरे धीरे वो काले पड़ते जाते हैं, ब्लैक होते जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन आभूषणों में किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर का। और कॉपर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैसा हो जाता है? काला पड़ जाता है। इसलिए कई बार आभूषण कैसे पड़ जाते हैं? समय के साथ काले पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? समय के साथ काले समय के साथ वो काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनमें किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर का उपयोग किया जाता है, जो वायु के साथ क्रिया करके कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इसके बाद हम बात करें अगली धातुओं के लिए, तो हम बात करें एक तो सोना Au, दूसरा चांदी Ag। सोना और चांदी की जब हम वायु के साथ क्रिया करवाते हैं तो इनका रिजल्ट आएगा वो एरर आएगा। अर्थात सोना और चांदी वायु के साथ क्रिया नहीं करती हैं। सोना और चांदी वायु के साथ क्रिया नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं? क्रिया नहीं करती हैं। कौन कौन सी 2 धातुएं वायु के साथ क्रिया नहीं करती हैं? सोना और चांदी। कौन कौन सी 2 धातुएं सोना और चांदी वायु के साथ क्रिया नहीं करती हैं? ठीक है। अगर सोने या चांदी से बने हैं आभूषण समय के साथ काले पड़ते हैं तो किसके कारण पड़ेंगे? कि सोना और चांदी के अंदर क्या मिक्स किया गया है? कॉपर, जिसके कारण वो क्या होगा? काला पड़ जाएगा। अगर सोना और चांदी में अगर कॉपर मिक्स ना किया जाए तो इनके आभूषण कैसे नहीं होंगे? काले नहीं पड़ेंगे। पर एक बात बता दूं, सोने के अकेले सोना जो धातु है उससे आभूषण नहीं बनते हैं। इसमें कॉपर या अन्य कोई धातु, पीतल जो भी है, मिक्स करनी पड़ती है तभी इसके आभूषण बनते हैं। चांदी भी समय के साथ काली पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें भी कॉपर का यूज किया जाता है, जिसके कारण काली पड़ जाती है। अगर अकेले चांदी का हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमने पहले कहा कि क्रिया नहीं करती है।
ऑक्सीजन, चांदी की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एरर आएगा, अर्थात ये क्रिया नहीं करती है। तो अगर अकेला चांदी की जो आभूषण होंगे उनमें वो कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चांदी या सोने के आभूषण होते हैं वो काले किस कारण पड़ते हैं, उनमें मिक्स कॉपर के कारण पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करें, और तो इससे पहले एक आप ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक मिनट। हाँ, अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि धातु की जब जल के साथ क्रिया होगी या जब जब धातु जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या क्या निर्माण होगा। हमने पढ़ा जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, सोना और चांदी को छोड़कर। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है, जिससे क्या होता है वो आग पकड़ जाती है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, कि मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में। अब बात करें हम धातु के जब जल के साथ क्रिया हो, हम पढ़ रहे हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो इससे हमने पहला पढ़ा वायु के साथ क्रिया, अब दूसरा पढ़ रहे हैं जल के साथ क्रिया। किसके साथ, जल के साथ धातु की क्रिया करवाएं तो क्या निर्माण, क्या बनेगा, इसके लिए पढ़ रहे हैं। हम जब धातु, कोई भी धातु ले उसके जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो किस पदार्थ का निर्माण होगा, क्या बनेगा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या क्या कर रहे हैं, धातु के जल के साथ क्रिया। हमने एक धातु ले कुछ कोई भी, उसके जल के साथ क्रिया करवा दी, जल के साथ क्रिया करवा दी। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। H2O क्या है, जल है। जल का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, H2। जब जल की हम तब धातु के जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या क्या बनेगा, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा, या फिर अलग अलग बनेंगे। कुछ धातु ऑक्साइड कब बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, ये बताएंगे आपको। या तो धातु बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, या तो धातु बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब धातु की हम जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा और या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जल हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी। तो धातु ऑक्साइड कब बनेगा और धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब धातु अधिक सक्रियता क्रियाशील होगी। जब धातु अधिक क्या होगी, सक्रियता या क्रियाशील होगी, तब क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जब धातु कम सक्रियता क्रियाशील होगी तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। इसके लिए हम दूसरी बात करें, हमने कोई एक धातु ली और उसकी जल के साथ क्रिया करवाई, वो धातु ऑक्साइड बना दी और नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल दी। अब बात करें कि जब धातु ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करवाई जाए, धातु ऑक्साइड की, इसकी धातु ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा। हमने एक धातु की क्रिया करवाई जो निम्न सक्रियता की थी या निम्न क्रियाशील वाली थी, उसके ऑक्सीजन के साथ जल के साथ क्रिया करवा दी, उसने धातु ऑक्साइड बनवा लिया और नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल दी। ये जो धातु ऑक्साइड बना था इसकी क्रिया हम फिर से जल के साथ करवा दें तो क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं वो बनेगा जो पदार्थ, उसको कहेंगे धातु हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड। जब धातु ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। और जब धातु और जल की क्रिया करवाएंगे तो क्या क्या बनेंगे, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब बात करें जल के साथ क्रिया करने पर क्या बनेगा, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड गैस बनेगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब बात करें जल के साथ क्रिया करवाने पर ये बन गया। अब जल के साथ सभी धातुएं अलग अलग तरीके से क्रिया करेंगी। सभी धातुएं कैसी होंगी, अलग अलग क्रिया करेंगी। इससे पहले आप ये बता लिख लें, फिर हम बात करेंगे जल के साथ जब दो धातु जिस प्रकार क्रिया करेंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल के साथ धातु के अलग अलग क्रिया, सभी धातुएं अलग अलग क्रिया करेंगी।
तो जल के साथ धातु की अलग अलग क्रिया। धातुओं की जल के साथ अलग अलग क्रिया। तो धातु की जल के साथ अलग अलग की कौन सी ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी, कौन जल वाष्प के साथ क्रिया करेगी, कौन गर्म जल के साथ क्रिया करेगी, या कौन सी धातु है जो जल के साथ क्रिया ही नहीं करती है। तो हम बात कर रहे हैं जो ठंडे जल के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ? ठंडे जल के साथ। ऐसे कुछ धातुएं होंगी जो ठंडे जल के साथ ही क्रिया कर लेंगी। उन धातुओं के नाम पढ़ेंगे। तो उन धातुओं की बात करें तो हम एक होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम, एक होता है कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कैसी धातुएं हैं? ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ करते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है सोडियम, एक होती है पोटेशियम, एक होती है कैल्शियम। ये तीन धातुएं कैसी होती हैं? ये तीन धातुएं ऐसी होती हैं जो किसके साथ क्रिया करती हैं? ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जल वाष्प के साथ कौन कौन सी धातु क्रिया करेंगे। किसके साथ? जल वाष्प। जल वाष्प के साथ कौन कौन सी धातु क्रिया करेंगे? तो जल वाष्प के साथ धातु क्रिया करने वालों के नाम बता दो। एक तो एल्यूमिनियम हो गई, एक होगा आयरन, एक होगा जिंक। कौन कौन सी होगी? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक क्या है? ये जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ करते हैं? जल वाष्प के साथ। अब बात करेंगे गर्म पानी के साथ कौन सी धातु क्रिया करेगी। किसके साथ? गर्म पानी के साथ। ये समझ में आ रहा है धातु क्रिया कर रही है मेडिकल की शॉप से दवाई ले रही है। सभी को ठंडे पानी के साथ कर रहा है, कोई जल वाष्प के साथ कर रहा है, कोई गर्म पानी के साथ। तो गर्म पानी के साथ कौन सी धातु क्रिया करेगी? वो है मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। कैसी धातु है? मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो गर्म पानी के साथ क्रिया करती है। अब कुछ ऐसी धातु भी होंगी जो जल के साथ क्रिया नहीं करती हो, या जिनकी जल के साथ बनती ना हो सकता है वो जल के साथ नहीं रहना चाहती है। तो ऐसी धातुएं कौन कौन सी होंगी जो जल के साथ क्रिया नहीं कर रही? तो जल के साथ क्रिया नहीं करने वाली धातुएं। जल के साथ क्रिया नहीं करने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? तो ऐसी धातुएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात इनके जल के साथ क्रियाएं संभव नहीं है। तो उनकी बात करें तो हम उनमें आएगा एक तो चांदी, चांदी जल के साथ क्रिया नहीं करती है। दूसरा सोना, तीसरा हम बात करें तो कॉपर जिसको हम तांबा बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सीसा। कौन कौन सी हो गई? एक तो चांदी हो गई, एक सोना हो गया, एक कॉपर हो गया, एक सीसा हो गया। कौन कौन सी धातुएं हो गई? चांदी, सोना, कॉपर और सीसा। इस कौन सी धातु हुई है? ये वो धातु हुई जो जल के साथ क्रिया नहीं करती है। तो जल के साथ क्रिया अलग अलग तरह, सभी धातु जल के साथ अलग अलग क्रिया करेंगी। तो कौन सी धातु किस प्रकार की जल के साथ क्रिया करेगी वो हम बता रहे हैं। तो ठंडे जल के साथ कौन कौन सी धातुएं क्रिया करेगी? एक तो सोडियम होगा, एक पोटेशियम होगा, एक कैल्शियम होगा। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कैसी धातुएं हैं? ये ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ क्रिया करेंगी। अब बात करेंगे जल वाष्प के साथ कौन कौन सी धातुएं क्रिया करेंगी। तो जल वाष्प के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक किसके साथ क्रिया करेंगे? जल वाष्प के साथ। अब बात करेंगे गर्म पानी के साथ कौन कौन सी क्रिया करेंगी, कौन सी धातु क्रिया करेगी? तो मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ क्रिया करती है। अब बात करेंगे जल के साथ क्रिया नहीं करने वाली धातु, अर्थात जिनकी जल पानी के साथ नहीं बनती है, वो नहीं करती है। तो कौन सी धातुएं होती है? वो चांदी होता है, सोना होता है, कॉपर होता है और सीसा होता है। अब बात करें इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो कौन कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो होगा गर्म पानी के साथ कौन सी धातु क्रिया करती है? मैग्नीशियम। दूसरा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होगा कि इनमें इन चार में से कि इनके जल के साथ क्रिया करवा जाए तो क्या कौन किस पदार्थ का निर्माण होगा। तो चांदी, सोना, कॉपर और सीसा अगर हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? एरर आएगा। एरर का मतलब ये सभी धातुओं के साथ जल के साथ क्रिया नहीं करती है। जल के साथ क्या नहीं करती है? क्रिया। अब बात करें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस जल वाष्प वाले से आएगा कि लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? लोहे पे जंग किसके कारण लगती है? वायु में उपस्थित आर्द्रता के कारण क्या होता है? लोहे पे जंग लगता है। किसके कारण? वायु में उपस्थित आर्द्रता के कारण। लोहे पे जंग किसके कारण लगती है? वायु में उपस्थित आर्द्रता के कारण। और आर्द्रता क्या होती है? एक प्रकार की जल वाष्प होती है। जल वाष्प का मतलब क्या होती है कि वो हवा जिसमें
जल की नमी या पानी की नमी होती है वो क्या होती है, जल वाष्प होती है। तो वायु उपस्थिति आर्द्रता के कारण क्या होता है, लोहे पे जंग लगती है। क्या होता है, लोहे पे जंग लगती है। अगर हम अकेले पानी में लोहे को रखें तो जंग नहीं लगेगी, अकेला अगर वायु में रखें तो भी नहीं लगेगी। अर्थात लोहे पे जंग के लिए हमें क्या किस किस चीज की आवश्यकता होगी, लोहे पे जंग के लिए हमें पानी और ऑक्सीजन अर्थात वायु की आवश्यकता होगी। इसमें जो ऑक्सीजन है वो किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, जिससे क्या होगा, लोहे पे जंग लगेगी। तो लोहे पे जंग किसके कारण लगती है, वायु में उपस्थित आर्द्रता के कारण। हमने पढ़ा जल के साथ धातु के अलग अलग प्रकार से क्रिया किस प्रकार से करेंगे वो पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा धातु और अधातु की परिभाषा, धातु के गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म से क्या तात्पर्य है कि वायु के साथ क्रिया करेंगे तो धातु किस क्या निर्माण करेंगी, जल के साथ क्रिया करेंगे तो कौन सा क्या पदार्थ का निर्माण होगा। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे ये धातु अधातु का हमारा कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम अधातु के गुणधर्म, अधातु के रासायनिक गुणधर्म। फिर धातु अधातु दोनों एक साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो किस पदार्थ का निर्माण होगा उनके बारे में। और पढ़ेंगे हमें उभयधर्मी ऑक्साइडों के बारे में कि धातु के साथ उभयधर्मी ऑक्साइड क्रिया करेंगे तो किस पदार्थ का निर्माण होगा, जब धातु उभयधर्मी ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो किस पदार्थ का निर्माण होगा। इस प्रकार से हम सेकंड पार्ट में और पढ़ाएंगे, इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे, इसको सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, अधातुओं के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइडों के साथ अगर धातु की क्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमें आप बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, और कैसा वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए, कौन सी लैंग्वेज वगैरह आपको समझ में आया नहीं आ रहा है, समझाने का तरीका, ये सब आप कमेंट में बता सकते हैं।